मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम चलेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स के टूर पे। ओके, यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड वी विल फाइंड आउट द रूट्स ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, और साथ ही साथ हम सॉल्व करेंगे इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इसके अलग अलग मेथड्स हैं, तो वो हम मेथड्स देखेंगे वन बाय वन। जैसे मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करूंगा, इट इज बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, by Gauss-Jordan method, and we will solve the system of linear equation by it is Gauss-Seidel method, Gauss-Jacobi method and Krauts method। ये 5 मेथड हम देखने वाले हैं to solve system of linear equation। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे टू सॉल्व और टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ इट इज अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। उसको हम निकालेंगे रूट्स बाय बाइसेक्शन मेथड, बाय न्यूटन्स रैप्सन मेथड एंड बाय रेगुलर-फाल्सी मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज द फाल्स पोजीशन मेथड। तो ये 3 मेथड हम देखेंगे टू सॉल्व और टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ इट इज अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ओके, और उसके बाद फिर हम लास्ट में सॉल्व करेंगे इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। वो लीनियर भी रह सकते हैं या फिर नॉन लीनियर, तो उनके लिए हम मेथड्स अडॉप्ट करेंगे इट इज टेलर सीरीज मेथड एक, देन सेकंड वन हमारी रहेंगी पिकार्ड्स मेथड, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इट इज यूलर्स मॉडिफाइड मेथड एंड नेक्स्ट रहेगा इट इज रुंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर एंड द लास्ट वन विल से इट इज व्हाट मिलनेस प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। तो यहाँ पे मैं पूरा कोशिश करूंगा सम अप करने का इस न्यूमेरिकल मेथड को इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर, ताकि आपको वन स्ट्रोक में पूरा न्यूमेरिकल मेथड अच्छे से सीखने के लिए मिल जाए। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर विद द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। It is system of linear equation. So I consider here the 3 equations with 3 unknowns. Unknowns कौन से यहाँ पे it is x, y और z। सोल्यूशन निकाल रहे हैं, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, हम x, y, z के वैल्यूज निकाल रहे हैं जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, उसे हम सोल्यूशन कहेंगे। ओके, सो कैसे करते हैं, अभी प्रोसीड हियर फर्दर। तीनों इक्वेशन में लिख लिए यहाँ पे, उसके बाद हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में मैं कोएफिशिएंट कलेक्ट करूंगा x, y, z के, तो वो होते हैं इट इज व्हाट a1 b1 c1, it is a2 b2 c2 and this is a3 b3 और c3। ये हमने एक मैट्रिक्स में लिख दिया, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं इट इज व्हाट x y z equals to it is we are having the RHS as d1 d2 and d3। दिस इज सिंपल। मैट्रिक्स फॉर्म में हमेशा आपको कन्वर्ट कर लेना है, और उसके बाद हम इसको ले लेते हैं a हमारा हो गया, इसको हम डिनोट करते हैं सपोज x से, ये जो x y z कॉलम मैट्रिक्स है, और ये हो गया हमारा b दैट इज d1 d2 एंड d3। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोसीजर। आई फॉर्म अ न्यू मैट्रिक्स विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस a एंड b, और इसे हम कहते हैं इट इज व्हाट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, इसके अंदर आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है और ये क्वांटिटीज यहाँ पे लिखनी है। तो a मैट्रिक्स आपका क्या है, ये एज इट इज हम लिख देंगे यहाँ पे a1 b1 c1, इट इज a2 b2 c2 एंड दिस इज a3 b3 एंड c3। पार्टीशन कर लेते हैं मैट्रिक्स b के साथ, दैट इज d1 d2 d3, बट हमारा एक कलेक्टिवली एक ही मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास इट इज व्हाट 3/4। ठीक है, ये सपोज है क्लियर आपको, हमको मैट्रिक्स C मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, अब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब कौन सा, ये वाला मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A। ओके, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का हम अपर ट्रायंगुलर निकालते हैं। अपर ट्रायंगुलर निकालना मतलब ये डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जो है हमको 0 करने पड़ेंगे, ये 3 एलिमेंट हमको 0 करने पड़ेंगे। अब 0 हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, तो आपको ये एलिमेंट अगर पॉसिबल हुआ, दिस कॉल्ड एज द पाइवोट एलिमेंट, इसको हम 1 रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अगर 1 होता है तो फिर हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने में ईजी जाता है, सो दैट ये 2 क्वांटिटी फिर 0 हो जाती है। हम इसका यूज करते हैं, इस एलिमेंट का, इन दोनों को 0 करते हैं, फिर इस एलिमेंट का यूज करके इसको 0 करते हैं, ऐसे हम अपर ट्रायंगुलर निकालते हैं। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन में रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बस रिवाइज कर देता हूं। इट इज वी आर हैविंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन एज ri इंटरचेंजेस विद rj, मतलब हम कोई भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, या अदरवाइज मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं एक रो को, दैट इज बाय नॉन जीरो कांस्टेंट, या फिर आई कैन चेंज द ith रो एज ri प्लस a टाइम्स ऑफ rj, ऑलवेज a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, मतलब मैं एक रो को मल्टीपल ऑफ अदर रो के साथ ऐड करके इस तरह से लिख सकता हूँ। ये हमारे रो ट्रांसफॉर्मेशन
ये अप्लाई करके हम क्या करते हैं, वी मेक दिस 3 एंट्री एज 0। ये 0 मिलने के बाद फिर से हमको एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा, दैट इज मैट्रिक्स C इक्वल टू द C, एंड दैट विल बी देन फर्दर वी कैन राइट, सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे PQRSTUVW LMNU, ठीक है, LMN, एंड सपोज हम कोई और अदर वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज K। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमने अपर ट्रायंगुलर निकाला हुआ है, तो डेफिनेटली ये जो एंट्रीज रहेंगी आपकी, ये तीनों आपकी 0 रहेगी। ओके, बिकॉज हमने अपर ट्रायंगुलर निकाला हुआ है, और इसके बाद हम इसको फिर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं ना, तो पूरे रो पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये एलिमेंट भी चेंज होगी, इसलिए फिर ये एलिमेंट यहाँ पे चेंज होते हैं, और उसके बाद फिर से इसको बैक ये इक्वेशन का यूज करके, दैट इज AX इक्वल्स टू B का यूज करके हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं और फिर XYZ की वैल्यूज निकालते हैं। कैसे? जैसे ये मैट्रिक्स A हमने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज व्हाट PQR 0UV 00N। ओके, और इसके बाद मेरे पास X रहेगा, X क्या रहेगा, इट इज XYZ हमको पता है, और मैट्रिक्स B एज इट इज SW का, ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी रहेंगी। अब इसको अगर आप इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके, सो आपको Z का वैल्यू मिल जाएगा, इट इज व्हाट K/N। वो वैल्यू आप ऊपर में पुटअप करेंगे तो आपको Y का वैल्यू मिलेगा, और Y और Z का वैल्यू ऊपर की इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो आपको X का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब बाय यूजिंग द बैक सब्स्टिट्यूशन वी कैन गेट इजीली द वैल्यूज ऑफ इट इज व्हाट XYZ। अब ये जो मेथड था हमारा, ये कौन सा था, इट इज गॉस एलिमिनेशन मेथड। नाउ सिमिलर मेथड मेरे पास है, इट इज गॉस जॉर्डन मेथड। ओके, यहाँ पे गॉस जॉर्डन में हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इट इज, मैट्रिक्स फॉर्म एज इट इज, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी एज इट इज निकाला। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, गॉस एलिमिनेशन में हमने क्या किया था, अपर ट्रायंगुलर निकाला था, मतलब ये 3 0 किए थे। अब इसमें हम अपर ट्रायंगुलर भी निकालेंगे, लोअर ट्रायंगुलर भी निकालेंगे, मतलब हम डायगोनल फॉर्म निकालेंगे। डायगोनल फॉर्म मतलब हम अभी ये 3 एलिमेंट भी यहाँ पे 0 करेंगे। ओके, अगेन बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, पहले इस एलिमेंट का यूज करके इन दोनों को 0 कर देना, इस एलिमेंट का यूज करके इसको 0 कर देना, उसके बाद ये पोजीशन पर जो एलिमेंट आएगा उसका यूज करके हम इन दोनों को 0 करते हैं, फिर इसका यूज करके इसे 0 कर देना, तो आसान पड़ता है। या तो अगर आपको जो इजी लगे वैसा भी आप कर सकते हैं। तो आपको फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 0 मिल जाएगा, यहाँ भी 0 मिल जाएगा, और यहाँ भी 0 मिल जाएगा। ओके, गॉस जॉर्डन से सॉल्व कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आपको ये क्वांटिटी 0 0 आ गई, आपको डायगोनल फॉर्म मिल गया। देखिए मतलब जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 हो गई। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट PX इक्वल्स टू S आ जाएगा, मतलब X का वैल्यू S/P, फिर ये आ जाएगा UY इक्वल्स टू W, Y का वैल्यू W/U, और बाद में NZ इक्वल्स टू K, दैट इज Z इज इक्वल टू K/इट इज व्हाट N। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको इजीली फिर मिल जाती है यहाँ पे। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने डायगोनल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया, अगर आप ये एंट्री 1 1 1 अगर कर दे, ठीक है, तो आपका ये जो एंट्री होता है RHS पार्ट वाला, यही आपके फिर सॉल्यूशन हो जाते हैं। अगर ये एंट्री 1 1 1 रहती, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, 1 into X इज दैट क्वांटिटी, 1 into Y इज दिस, देन 1 into Z विल बी K। अगर डायगोनल एंट्रीज 1 हो जाती है, सो ये जो RHS पार्ट आपको मिल जाता है, यही हमारा फिर सॉल्यूशन बन जाता है। अगर नहीं किया तो भी चलेगा 1, आपने फिर बस मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बाद फिर XYZ की वैल्यूज निकालना है। तो आई सपोज क्लियर है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करते हैं, अपर ट्रायंगुलर निकालते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, और गॉस जॉर्डन मेथड में हम डायगोनल फॉर्म निकालते हैं, और बाद में बाय यूजिंग द बैक सब्स्टिट्यूशन वी फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ XYZ। नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट मेथड। मेरे पास यहाँ पे है, और यहाँ पे हमने फिर से उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ओके, दैट इज उसको हम डिनोट करते बाद में AX इक्वल्स टू B से। अब हम प्रोसीड करते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं मैट्रिक्स A जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखता हूं। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, देखिए ये L11 लिखा, ये लिखा 0 0। अब ये 1 1 क्या है, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ लिखेंगे L21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 2 2, दिस इज 0। हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिख रहे हैं, L31 L32 एंड दिस इज व्हाट L33। इस तरह से आपको लेना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एंट्रीज हम लेते हैं 1 1 1। अपर ट्रायंगुलर है मतलब ट्रायंगल का, यस, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 लिखेंगे, और ऊपर में आएगा इट इज व्हाट U12 U13 एंड दिस इज U23। जो सफिक्सेस है यहाँ पे पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट डिनोट कर रहे हैं, बस इतना याद रखिए आप। नाउ अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आई सपोज पता है, ठीक है।
सो मल्टीप्लिकेशन में हम मैट्रिक्स ए को एज इट इज लिखते हैं। ए हमारे पास है A1 B1 C1, A2 B2 C2, दिस इज A3 B3 एंड दिस इज C3। ठीक है, अब उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई आपको पता है फर्स्ट रो वर्सेस कॉलम करेंगे, तो पहला आ जाएगा L11, फिर फर्स्ट रो वर्सेस सेकंड कॉलम, सो आ जाएगा इट इज व्हाट L11 U12, देन फर्स्ट रो वर्सेस थर्ड कॉलम, सो दैट विल बी द L11 U13। ऐसा सपोज ये क्लियर है आपको? ओके, L11 दिस इज U12। ना उसके बाद सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाता है इट इज व्हाट L21। देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, दिस इज 0 दिस इज 0, फिर ये रो पकड़े फिर से सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ जाता है बताइए? L21 इंटू U12 देन प्लस L22, ये एलिमेंट आ गया। उसके बाद सेकंड फिर से रो कंसिडर किए, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किए, L21 U13 प्लस इट इज L22 U23। उसके बाद थर्ड वाला ले लेते हैं, यह आ जाएगा L31, मैं थोड़ा जल्दी लिखता हूँ अभी, L31 आई सपोज आपको मल्टीप्लिकेशन पता है इसलिए L31 U12 प्लस इट इज L32, और उसके बाद देन आ जाएगा L31 U13 प्लस L32 इट इज व्हाट U23 प्लस इट इज L33। ये हम मेरे पास आ गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। मैंने वैसे ऑलरेडी एक वीडियो लिया हूँ, ठीक है, उसके अंदर एक्सप्लेन किया हूँ अच्छे से कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उसको आप देख सकते हैं। नाउ उसके बाद हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे इक्वेट करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम इक्वेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमको अभी 9 कॉन्स्टेंट्स निकालना है। 9 कौन से? ये 6 कॉन्स्टेंट्स हमको निकालने हैं जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में है, और ये 3 कांस्टेंट जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ताकि आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाए। ओके, अब इसको इक्वेट करेंगे तो देखिए सिंपल है, L11 का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा इट इज व्हाट B1, L21 का वैल्यू आ जाएगा A2, सॉरी दिस इज A1 है, देन दिस इज L31 का वैल्यू आ जाएगा इट इज व्हाट A3। ओके, ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ गए। उसके बाद फिर मैं ये एलिमेंट यहाँ पे इक्वेट करूंगा। ओके, L11 U12 इक्वेटेड टू द B1, सो L11 आपको पता है इट इज व्हाट A1, यहाँ पुट अप कर देंगे तो U12 मिल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद इसको आप इक्वेट कर दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फिर आपको यहाँ से U13 मिल जाएगा। ऐसे आपको टोटल फिर 9 कांस्टेंट मिल जाएंगे, जिससे आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी मिल जाएगा और अपर ट्रायंगुलर में मिल जाएगा। तो आपका पहला जॉब यही है कि आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालना है और अपर ट्रायंगुलर। उसके बाद हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है, क्या है? Ax इक्वल्स टू बी, ये इक्वेशन मेरे पास है, लेकिन हमने देखो क्या किया था, a को लिया था इट इज L इंटू यू विच इज x एंड दिस इज b। ओके, इसको हमने नंबर 1 दे दिया, जिसको 2 दे दिया। ओके, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, अब मुझे x y z की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो ux है इसको लेता हूँ v लिया, ये है v1 v2 v3 हम सपोज कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 3। ओके, यहां से मुझे x मिलेगा, ux इक्वल्स टू v से मुझे x y z मिलने वाला है। ओके, बट उसके पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके इसको लिखते हैं LV इक्वल्स टू b। अब देखिए v भी आपको अननोन है, v क्या है, v1 v2 v3 विच इज अननोन टू अस, हमको नहीं पता, तो पहले हमको उसको निकालना पड़ेगा। तो v हम निकालेंगे बाय द इक्वेशन LV इक्वल्स टू b से, और उसके बाद फिर ये v यहां पुट अप करेंगे। ओके, u आपको ऑलरेडी पता है, तो आपको x y z मिल जाएंगे फिर यहां से। ओके, बाय यूजिंग दैट बैक सब्स्टिट्यूशन हमको वो करना पड़ेगा, ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। l आपको पता है यहाँ पे, b आपको पता है तो आप v निकाल लेंगे, वैसे फिर यहाँ पे u आपको पता है, v पता है तो आपको x निकल जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल ऑन इट इज क्राउड्स मेथड। ठीक है, आई सपोज क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मेथड देखते हैं, दोनों इटरेशन मेथड है हमारा, दैट इज नेक्स्ट वन इज अ गॉस सीडल मेथड एंड गॉस जैकोबी मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। सीडल मेथड में फिर से हमने 3 इक्वेशन लिए विद 3 अननोन, इनको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए हम यहाँ पे जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखते हैं तो उसको हम डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। अब डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो डायगोनल एलिमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, उसमें जो कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड है दैट इज A1 B2 और C3 ये लार्जेस्ट होने चाहिए एज कंपेयर टू इट इज व्हाट y एंड z के कोएफिशिएंट से उस पर्टिकुलर इक्वेशन में। मतलब क्या होता है कि ये वाला जो कोएफिशिएंट है, ओके, इसका जो मॉडुलस वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द एडिशन ऑफ दिस टू कोएफिशिएंट उनके मॉडुलस वैल्यू से, उससे ग्रेटर होना चाहिए। अब उसको कैसे लिखते हैं हम देखते हैं। जैसे अगर सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर रहा हूँ x निकालने के लिए, तो यहाँ से x कैसे आएगा, इसको हम राइट में भेजते हैं, ये हो जाएगा 1/A1 इट इज D1 माइनस व्हाट इज इट B1y माइनस C1z। आई सपोज क्लियर है, ठीक है।
उसके बाद अगर मैं y को निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें फिर मैं y लिख सकता हूँ इज व्हाट y इक्वल्स टू 1/b2 एंड देन दिस इज व्हाट d2 माइनस a2x माइनस c2z। ओके, वैसे ही हम z निकालेंगे, कैसे बताइए, 1/c3 d3 माइनस a3x माइनस इट इज b3y। अब यहाँ पे कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ती है कि ये हम कब यूज कर सकते हैं पहला इक्वेशन x के लिए, कि जब मेरे पास इट इज मॉड ऑफ a1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ b1 प्लस मॉड ऑफ c1। इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द एडिशन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y एंड z। मतलब मॉड ऑफ a1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ b1 एंड मॉड ऑफ c1, तब हम इस पहले इक्वेशन को यूज कर सकते हैं x निकालने के लिए, अदरवाइज नहीं। मतलब ये रिस्ट्रिक्शन है मेथड के ऊपर, अगर ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हम उसको गॉस सीडल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, सेम यहाँ पे अगर मैं y निकाल रहा हूं तो y का कोएफिशिएंट बड़ा चाहिए मुझे, मतलब मॉड ऑफ इट इज b2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट इज इट, मॉड ऑफ a2 प्लस मॉड ऑफ c2, ये चीज होनी चाहिए। और उसके बाद सिमिलरली आप मुझे इजीली बता सकते हैं थर्ड इक्वेशन में के लिए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ c3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इट इज मॉड ऑफ a3 प्लस इट इज b3। इसको हम कैसे लिखते हैं, इट इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इट इज व्हाट z is greater than equals to the addition of absolute value of coefficient of x and y, that is mod of c3 is greater than equals to mod of a3 plus mod of b3. Okay, this a1 b1 c1 that may be a negative or a positive, that we don't know. Okay, so therefore we are putting the mod here and then applying these conditions to find out the values of it is x y and z. ठीक है, पहले तो आपको ये रिस्ट्रिक्शंस डालने हैं या डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म में लिख देना है, तो वैसे फिर हम इसको यूज कर सकते हैं इक्वेशंस 1 2 3 टू गेट द वैल्यूज ऑफ x y and z। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसीजर। उसमें हम क्या करते हैं, आई जस्ट टेक द सॉल्यूशन एज 0 0 0 एज द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू द सॉल्यूशन। यहां से स्टार्ट करेंगे। अब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट अप करते जाएंगे। इसको सपोज मैंने नंबर दे दिया, इट इज व्हाट 4 5 एंड इट इज 6। तो अगर मैंने इक्वेशन 4 में अगर मैंने 0 पुट अप किया तो देखिए यहाँ पे 0 पुट अप किया, यहाँ पे 0 पुट अप किया, तो मुझे क्या मिलेगा, इट इज पहला वैल्यू दैट इज x1 हो जाएगा, इट इज व्हाट d1/a1। अब उसके बाद y में भी हम पुट अप करेंगे x और z का वैल्यू। अब देखिए हम x यहाँ पे 0 नहीं पुट अप करेंगे, ओके, हम x क्या पुट अप करेंगे, जो लेटेस्ट वैल्यू है d1/a1 रीसेंट वैल्यू, उसको हम यहाँ पुट अप करेंगे। और z का रीसेंट वैल्यू क्या है, इट इज व्हाट 0, तो उसको हम 0 पुट अप करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो मुझे इटरेशन मिलेगा फर्स्ट इटरेशन में, दैट इज वैल्यू ऑफ y1। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन ऑफ z यूज करता हूँ टू गेट दैट इज z1, तो उसके लिए मुझे x और y की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो x और y मैं 0 ना पुटअप करते हुए क्या पुटअप करूंगा, जो रिसेंट वैल्यू x और y की हमने निकाली है वो हम यहाँ पुटअप करेंगे। हियर इट इज इन द इन प्लेस ऑफ x एंड इन प्लेस ऑफ y। ओके, दैट इज x1 एंड y1 वैल्यू, और वहां से फिर हमको मिलेगा इट इज व्हाट z1। ये मेरा हो जाएगा पहला इटरेशन। ओके, अब ये तीन वैल्यू आ गई मेरे पास x1 y1 z1। अब मैं नेक्स्ट इटरेशन पे जाऊंगा, इट इज इटरेटिव मेथड एक्चुअली, ठीक है, हमको इटरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब मुझे मिलेगा x2 y2 और z2 उसी तरीके से जैसे हम x2 निकालने के लिए y1 z1 का यूज करेंगे, और उसके बाद y2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, z1 यूज करूंगा और x2 यूज करूंगा। ओके, बिकॉज मुझे y निकालने के लिए x और z की वैल्यू चाहिए, तो रिसेंट वैल्यू मुझे जो मिल रही है x की वो मैं लूंगा और बाद में मैं लूंगा इट इज व्हाट वैल्यू ऑफ z, और z2 निकालने के लिए मैं ये दो रिसेंट वैल्यू लूंगा दैट इज x2 और y2। वैसे फिर हम नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे, इट इज x3 y3 z3, और उसी तरह से आपको कैलकुलेट करते जाना है, इटरेशन परफॉर्म करते जाना है। बट ये इटरेशन आपको कब तक परफॉर्म करना है, जब तक आपके दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज x के, दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज y के और दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज z के इक्वल या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं आते, तब तक आपको परफॉर्म करना है। तो आपको एक मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूं कि जैसे अगर आप जब भी परफॉर्म करते हैं तो डेसिमल के बाद समझो 2 पॉइंट तक उसको राउंड अप कर लो। ओके, तो सो दैट हमको क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है फिर जल्दी इक्वल मिल जाती है। अगर आप डेसिमल के बाद 4 पॉइंट्स लेते हैं, 5 पॉइंट्स लेंगे, तो उसके कारण आपको ज्यादा इटरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज हम इक्वल या फिर अप्रोक्सीमेट को इक्वल वैल्यू देखते हैं, वहां तक हमारा इटरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलरली पूछा हुआ है
कि आफ्टर द डेसिमल आपको 3 वैल्यू 4 वैल्यू तक कैलकुलेशन करना है, तब आप उसको परफॉर्म कीजिए। अदरवाइज आई विल सजेस्ट यू कि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट फिक्स करके ही राउंड अप कीजिए और ये कैलकुलेशंस कीजिए, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज अ गॉस सीडल मेथड, इट इज अ इटरेटिव मेथड। वैसे एक इटरेटिव मेथड मेरे पास इट इज वाज गॉस जैकोबी मेथड। अब मुझे थोड़ा डिफरेंस बताइएगा, है सिमिलर ये भी गॉस जैकोबी मेथड, उसमें भी 3 इक्वेशंस है जिनको डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म में लिखना है और यही कंडीशन अप्लाई करके एक्स वाई जेड निकालना है। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है कि हम 0 0 0 इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले लिए। अब ये जो 0 0 वैल्यूज है मैं ये तीनों इक्वेशन में पुट अप करूंगा, मतलब रिसेंट वैल्यू मैं यहाँ पे यूज नहीं करने वाला हूँ, दैट इज द मेन डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे y और z 0 पुट अप करूंगा तो मुझे मिलेगा x1, मैं यहाँ पे x z पुट अप करूंगा 0 पुट अप करूंगा तो मुझे मिलेगा y1, यहाँ पे मैं x और y 0 पुट अप करूंगा तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट z1। तो जो x1 y1 z1 मुझे मिले वो फिर मैं अभी नेक्स्ट इटरेशन के लिए यूज करूंगा और वहां से निकालूंगा x2 y2 z2। वैसे फिर हम नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे, फिर निकालेंगे x3 y3 z3। और कब तक करना है, जब तक 2 कॉन्सेक्यूटिव वैल्यू x की, 2 कॉन्सेक्यूटिव वैल्यू y की और 2 कॉन्सेक्यूटिव वैल्यू z की इक्वल या फिर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नहीं आती है, तब तक हमको परफॉर्म करते रहना है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप खुद ही बता सकते हो कि मुझे बेटर मेथड कौन सा है, गॉस जैकोबी मेथड बेटर है या फिर गॉस सीडल। ओके, इट इज ऑब्वियस गॉस सीडल। और इसका जो कन्वर्जेंस रेट है, कन्वर्जेंस रेट जो रहता है वो 3 टाइम्स रहता है एज कंपेयर टू द गॉस जैकोबी मेथड से, मतलब गॉस सीडल मेथड का कन्वर्जेंस रेट 3 टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू द गॉस जैकोबी मेथड से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट इज सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू। हमने देखा दैट इज गॉस जैकोबी, गॉस सीडल एंड क्राउड्स, और इसके पहले हमने देखा था गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड। ओके, यहाँ पे 3 मेथड हमारी डायरेक्ट मेथड थी, दैट इज गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन और इट इज क्राउड्स, और इनडायरेक्ट मेथड हमारी ये 2 है, दैट इज इटरेटिव मेथड गॉस जैकोबी एंड इट इज गॉस सीडल मेथड। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर नाउ टू सॉल्व इट इज algebraic and transcendental equation. Algebraic and transcendental equation by Newton's-Raphson method. Now this is the best method we are having to solve. It is algebraic and transcendental equation. तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको algebraic और transcendental equation क्या होते हैं। जैसा कि मैंने इक्वेशन लिखा है यहाँ पे 3x square plus 2x plus 5 equals to 0. Now this will be the algebraic equation because in terms of x है and we are having this as a polynomial of degree 2. ओके, वैसे अगर मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऐसा x log x minus 2.3 equals to 0, तो यहाँ पे देखो लॉगरिथमिक टर्म आ रहा है। ओके, सो जब भी लॉगरिथमिक टर्म आता है, एक्सपोनेंशियल टर्म आता है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आता है, या फिर हाइपरबोलिक फंक्शंस आते हैं, तब हम उस इक्वेशन को कहते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ओके, अगर इन टर्म्स ऑफ सिर्फ x हमारे पास है दैट इज पॉलिनोमियल टाइप में, तो हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाएगा। और अगर वो इसमें लॉगरिथमिक आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल आ रहे हैं, साइन कॉस आ रहे हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रहे हैं, हाइपरबोलिक टर्म्स भी आ रहे हैं हमारे पास, ओके, तब हम उस इक्वेशन को कहते हैं इट इज व्हाट ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो वैसे इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं न्यूटन्स-रैप्सन मेथड से, दैट इज आल्सो नोन एज द न्यूटन्स मेथड। ओके, इसका वर्किंग प्रोसीजर देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो हमको इक्वेशन लिख लेना है f(x = 0), और पहला जॉब हमारा रहता है कि हमको लोकेट करना पड़ता है कि रूट कहाँ पे लाइज कर रहा है, कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में लाइज कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पुटअप करना शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 लाइकवाइज, मतलब हम f(1) निकालते हैं, f(2) निकालते हैं, f(3) निकालते हैं, फंक्शन वैल्यू वहाँ पे, और जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ गई हमारे पास वैल्यू, वहां पे हम स्टॉप कर लेते हैं एंड देन वी से दैट द रूट लाइज बिटवीन इन दैट पर्टिकुलर वैल्यू। सपोज अगर मैं कहता हूं कि रूट लाइज बिटवीन इट इज व्हाट a एंड b, तब हम बोल सकते हैं कि f ऑफ a और f ऑफ b के अपोजिट साइन रहेंगे। यहां पे मैंने ले लिया कि f ऑफ a इज नेगेटिव, f ऑफ b इज व्हाट पॉजिटिव, या फिर अगर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दैट विल बी डेफिनेटली लेस देन 0, बिकॉज एक नेगेटिव क्वांटिटी और एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब प्रोडक्ट विल बी व्हाट इट इज 0। अगर ये चीज हमको मिलती है तो हम कहते हैं कि रूट लाइज बिटवीन दिस a एंड द b, और उसके बाद हम करते हैं इनिशियल अप्रोक्सीमेशन डिफाइन। सो लेट x = x0 बी द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू द रूट। अब ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या लेते हैं हम, अब ये दोनों में से रहेगा, a नहीं तो b में से रहेगा। अब कौन सा रहेगा, जो नंबर लाइन में 0 के करीब है, या फिर न्यूमेरिकली लेस जो क्वांटिटी हमारे पास रहेगी, ओके, a और b में से, वो हम लेंगे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। नाउ फर्दर हम न्यूटन्स मेथड अप्लाई करेंगे, उसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं xn + 1 = xn - f of xn f dash of xn, वेयर
n ranging from 0 1 2 3 and so on। तो यहाँ पे हम 0 1 2 3 पुटअप करते हैं। जैसे अगर मैंने 0 पुटअप किया यहाँ पे n as 0, तो क्या मिलेगा मुझे x1 इक्वल्स टू x0 माइनस f ऑफ x0 f डैश ऑफ x0 आ गया। उसके बाद में n इक्वल्स टू 1 पुटअप करता हूँ, 1 पुटअप किया तो इट इज 1 प्लस 1 2, ये 1 ये 1 ये 1, तो इट इज व्हाट x2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस f ऑफ x1 f डैश ऑफ x1। फिर वैसे 2 पुटअप किया तो क्या आ जाएगा, इट इज x3 इक्वल्स टू x2 माइनस f ऑफ x2 f डैश ऑफ x2। तो f डैश मतलब क्या होता है, इट इज व्हाट डेरिवेटिव। तो जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा उसका आपको डिफरेंशिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज हम फॉर्मूले में उसको यूज कर रहे हैं। तो ऐसे आपको इटरेशन निकालते जाने हैं x1 x2 x3 x4, कब तक, जब तक दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू x की इक्वल नहीं आती है, फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं आती है। तो आपको जैसा डिजायर्ड एक्यूरेसी का रूट चाहिए वहां तक फिर आपको ये इटरेशन लेके जाने पड़ेंगे। ओके, एंड देन यू कैन चेक द रूट एज वेल एज जो भी आपका पर्टिकुलर रूट निकला आप फंक्शन में पुटअप कर देंगे। देखिए x के जगह पे तो 0 अगर आपका आता है मतलब दैट विल बी अ रूट, या फिर अप्रोक्सीमेटली 0 भी आएगा तो भी चलेगा। अप्रोक्सीमेटली 0 मतलब डेसिमल के बाद आपके अगर 3 0 आते हैं, ठीक है, और तो इसको हम जनरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 कंसीडर करते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी लेस क्वांटिटी वी आर हैविंग। ओके, सो दैट विल वी कैन कंसीडर एज अ करस्पॉन्डिंग अप्रोक्सीमेट रूट। तो जो भी रूट हम निकालते हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड हो चाहे रेगुलर फॉल्सी मेथड हो या फिर बाइसेक्शन मेथड, वहां से हम अप्रोक्सीमेट रूट ही निकालते हैं। ओके, और ये जो मेथड है अब हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मेरे पास होता है इट इज व्हाट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपको पता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस ऑफ a। बट अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन को लेता हूँ तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। फोर्थ डिग्री इक्वेशन अगर हम लेते हैं उसके लिए भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो उसके लिए हम न्यूटन्स रैप्सन मेथड का यूज करके रूट्स निकाल सकते हैं। ओके, और वैसे ही हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन भी इससे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा मेथड हो गया, दैट इज न्यूटन्स रैप्सन मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज अ रेगुलर फॉल्सी मेथड, दैट इज फॉल्स पोजीशन मेथड। A system of that is a algebraic and transcendental equation we will use here, it is the regular falsi method which is also known as the false position method. So now we are having the equation, तो फिर से हम वही करेंगे कि दो रूट कहाँ पे लाई करते हैं, किस पॉइंट्स के बीच में, वो हम निकालेंगे। सपोज वो ए और बी के बीच में लाई करते हैं, मैंने आपको कंडीशन ऑलरेडी बताया कि एफ ऑफ ए सपोज लेस दैन 0 और एफ ऑफ बी ग्रेटर दैन 0 है फंक्शन वैल्यू, तो रूट लाई करता है ए और बी के बीच में और दोनों का प्रोडक्ट भी क्या रहता है, इट इज व्हाट लेस दैन 0। यहाँ से हम इन्फर करते हैं कि रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x1 को ले लेते हैं a, x2 को ले लेते हैं b। अब हम निकालेंगे x3 बाय यूजिंग द रेगुलर फॉल्सी मेथड। कैसा फॉर्मूला बनेगा, देखो x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1 अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। सिंपल है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, x1 x2 को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आपको आंसर सेम मिलेगा। जरूरी नहीं कि आपको x1 से स्टार्ट करना है। ओके, तो ये आपने निकाल लिया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे f ऑफ x3। अब इस f ऑफ x3 का वैल्यू अगर आपका 0 आ जाता है या फिर अप्रोक्सीमेटली 0 आता है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे प्रोसीजर को, या अदरवाइज अगर नहीं आता है तो वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट इटरेशन में हम क्या करेंगे, f ऑफ x3 के वैल्यू निकालेंगे, चेक करेंगे अगर वो लेस दैन 0 या ग्रेटर दैन 0, ये चेक करना पड़ेगा फिर हमको। अगर वो लेस दैन 0 रहता है तो ग्रेटर दैन 0 कौन सा क्वांटिटी था मेरा, ये वाला f ऑफ b ग्रेटर दैन 0। ओके, मतलब रूट विल लाइज बिटवीन दिस b एंड दिस x3। ओके, अगर वो ग्रेटर दैन 0 है, f ऑफ x3 का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, सो लेस दैन 0 हम देखेंगे, लेस दैन 0 यहाँ पे है, मतलब रूट लाइज बिटवीन इट इज व्हाट a एंड इट इज व्हाट x3, एंड अकॉर्डिंगली हमको फिर x4 का क्वांटिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कि f ऑफ x3 इज ग्रेटर दैन 0 आ रहा है मेरे पास और मेरा f ऑफ a लेस दैन 0 है, मतलब रूट लाइज बिटवीन दिस a एंड x3। अब a हमने क्या लिया था, इट इज व्हाट x1, ठीक है, तो x1 मेरा था इट इज व्हाट a और x3 मैंने अभी यहाँ पे निकाला। सो अकॉर्डिंग टू द रेगुलर फॉल्सी मेथड मैं x4 का फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूँ, x1 f ऑफ x3 x3 f ऑफ x1 अपॉन व्हाट इज इट f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x1। 0 के ये मेरा हो गया
x4 का वैल्यू। ओके, वैसे फिर हम निकालेंगे अभी f ऑफ x4। अगर डिजायर एक्यूरेसी तक आया, मतलब डेसिमल के बाद अगर 3 जीरो रहते हैं तो हम उसको जीरो अज्यूम कर लेते हैं, वहां तक आया तो वी स्टॉप दी प्रोसीजर एंड देन वी से दैट इज द रिक्वायर्ड रूट। अगर नहीं आया तो देन अगेन वी चेक द साइन कि लेस देन जीरो कौन सा, ग्रेटर देन जीरो कौन सा, और फिर पिछला वैल्यू आपको देखना है। और वैसे फिर दो रूट लाइज इन बिटवीन दैट 2 पॉइंट्स रहेंगे, तो आपको रेगुलर फाल्सी मेथड अप्लाई करके इसको ऐसे परफॉर्म करते रहना है इटरेशन, जब तक डिजायर्ड एक्यूरेसी तक हमको रूट नहीं मिलता है। ओके, यहाँ पे वैसे हम फंक्शन वैल्यू निकालते ही है, तो इसलिए हमको पता चल जाता है बहुत जल्दी कि रूट हमारा जो हमको जितना चाहिए उतना एक्यूरेट हमको मिला है नहीं मिला, हम चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द रेगुलर फाल्सी मेथड। अब देखिए जो न्यूटन्स रैप्सन मेथड देखा था, उसका जो कन्वर्जेंस रेट है वो रेगुलर फाल्सी मेथड से ज़्यादा है। ओके, उसका कन्वर्जेंस रेट है इट इज़ व्हाट ऑर्डर 2 का, और इसका है इट इज़ 1.6। अब कन्वर्जेंस रेट मतलब कितना फास्ट वो रूट की तरफ पहुंच रहा है वो मेथड। ओके, दैट इज कन्वर्जेंस रेट। अब हम ऑर्डर 2 क्यों कहते हैं, देखिए न्यूटन्स रैप्सन मेथड का, बिकॉज उसमें अगर मेरे पास दो एरर हैं, एक एप्सिलॉन n+1 से हमने डिनोट किया और एक एप्सिलॉन n से, मतलब ये नेक्स्ट रूट है मेरा, सॉरी नेक्स्ट एरर है मेरा रूट के अंदर, और ये उसका पिछला वाला है। ठीक है, न्यूटन्स रैप्सन मेथड में क्या होता है कि सब्सिक्वेंट एरर एट ईच स्टेप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रीवियस एरर। मतलब जो अगला एरर है वो पिछले एरर का प्रोपोर्शन स्क्वायर का प्रोपोर्शनल रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूटन्स रैप्सन मेथड हैविंग द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस एज 2, और वेरियास यहाँ पे रेगुलर फाल्सी में वो रहता है 1.6। मतलब न्यूटन्स रैप्सन मेथड इज बेटर एज कम्पेयर टू द रेगुलर फाल्सी मेथड। अब हम देखेंगे बाइसेक्शन मेथड, और उसके बाद तीनों में हम डिस्टिंग्विश देखेंगे कौन सा बेटर रहेगा। It is algebraic and transcendental equation. I consider the equation fx equals to 0 again. Again we locate where the root lies between where the root lies of this fx equals to 0. तो उसमें सपोज लेते हैं a और b के बीच में रूट लाइज कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि f of a will be less than 0, f of b will be greater than 0, या वाइस वर्सा भी रह सकता है। और ये दोनों इंप्लाई करेंगे दैट इज f of a into f of b will be the less than 0 क्वांटिटी। नाउ अभी हम इटरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे भी इटरेशन कैसे निकालते हैं, जैसे कि मुझे पहला रूट निकालना है, ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो a और b है जिसके बीच में रूट लाइज कर रहा है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट x1। ओके, उसके बाद आप f of x1 निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि दिस इज नियरली इक्वल टू 0 और है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट इटरेशन पे जाते हैं, और पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे कि f of x से x1 लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है। ओके, अगर लेस देन 0 रहेगा तो मुझे फिर f of b ग्रेटर देन 0 ये कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सो दैट आई कैन से दैट रूट लाइज बिटवीन दिस b एंड इट इज व्हाट x1। वैसे फिर अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं f of a लेस देन 0 कंसिडर करूंगा और बोलूंगा कि रूट लाइज बिटवीन इट इज व्हाट a एंड इट इज x1। ओके, लाइकवाइज नाउ सपोज अगर मैं कहता हूं कि f of a x1 इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी है, मेरा पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। सो अभी जो मैं नेक्स्ट रूट निकालूंगा x2, दैट विल बी द एवरेज ऑफ व्हाट इट इज b एंड x1, मतलब इट इज व्हाट b प्लस x1 बाय 2। ये मेरा हो गया नेक्स्ट। अब हम निकालेंगे f of x2, फिर चेक करेंगे कि डिजायर्ड एक्यूरेसी तक हमको रूट मिला या नहीं मिला। ओके, और फिर चेक करेंगे कि इट इज लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। ओके, हमको इटरेशन परफॉर्म करना है भी नेक्स्ट, एंड सपोज दिस इज ग्रेटर देन 0 अगर मेरे पास आया। ओके, नाउ दिस इज ग्रेटर देन 0 अगर मेरे पास आता है, f of x2 इज ग्रेटर देन 0, तो अब लेस देन 0 कौन सा था, ये क्वांटिटी थी हमारे पास लेस देन 0, देखो। ओके, लेस देन 0 लेटेस्ट वाला देखना है, तो लेटेस्ट वाला लेस देन 0 हमारे पास ये था f of x1। इसका मतलब क्या होगा, रूट विल लाइज बिटवीन इट इज व्हाट x1 एंड x2। ओके, तो मैं अभी नेक्स्ट इटरेशन लूंगा इट इज व्हाट x3, दैट इज x1 प्लस x2 बाय इट इज व्हाट 2। बस आपको एवरेज लेते जाना है, आपको क्या चेक करना है कि रूट किसके बीच में लाई कर रहा है, लेटेस्ट वैल्यू को देखते जाना है, उनके फंक्शन वैल्यू के साइन चेक करने हैं और चेक करना है कि रूट कहाँ किन दो पॉइंट्स के बीच में फिर लाई करता है। ओके, एंड अकॉर्डिंगली वी गो फॉर ऑन डूइंग द इटरेशन। तो इसमें आपको कैसा पूछता है, बिकॉज ये मेथड बहुत स्लो है, बहुत स्लो, मतलब रूट में पहुंचने के लिए हमको नंबर ऑफ इटरेशंस करने पड़ते हैं, तब जाके हमको डिजायर्ड रूट ऑफ एक्यूरेसी मिलता है या फिर डिजायर्ड रूट मिलता है। ओके, तो इसको जनरली हम अवॉइड ही करते हैं।
इसका बस आप कंसेप्ट बस याद रखिएगा कि जब हमारा फंक्शन वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो उसके बीच रूट लाइज करते हैं तो हम उसका फिर एवरेज निकाल लेते हैं और वो फिर हमारा नेक्स्ट रूट बन जाता है। ओके, और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में कैसा पूछेगा, फाइंड आउट द रूट, फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट रूट अप टू द 5th इटरेशन अप टू द 7th इटरेशन। तो आपको ऐसे इटरेशन करने पड़ेंगे, x1 x2 x3, ये 3rd इटरेशन हो गया, x4 x5 के तो 5 इटरेशन तक, तो ऐसे एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। सो अमॉन्ग्स्ट ऑल दिस 3 मेथड, दैट इज न्यूटन्स एब्सन, रेगुलर फाल्सी एंड बाइसेक्शन, न्यूटन्स इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व इट इज अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। नाउ वी मूव फर्दर टू सॉल्व इट इज ordinary differential equation and we'll find out the numerical solution by that different method. Okay, let us start today. That is a Taylor series method now. That is, this method is used to solve, it is ordinary differential equation of first order and first degree. Okay, so here it will give the series solution of the first order first degree differential equation. तो equation हम कौन सा लेंगे, dy by dx equals to it is what, f of xy। ये हम सॉल्व करेंगे विद द इनिशियल कंडीशन दैट इज y of x0 equals to y0। दिस विल बी गिवन इन द एग्जाम्पल। तो वैल्यू ऑफ y इज y0 व्हेन x इज x0, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको इसका सीरीज सोल्यूशन निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए ये dy by dx हम कैसे लिखते हैं, इट इज y डैश। ओके, एंड दिस व्हाट फंक्शन ऑफ xy वी आर हैविंग। तो जो भी इक्वेशन रहेगा पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वी जस्ट राइट डाउन इट इज व्हाट y डैश। अब हम इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स निकालते हैं। सक्सेसिव डेरिवेटिव्स मतलब इट इज व्हाट, हम निकालेंगे y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, देन लाइकवाइज y फोर्थ, लाइकवाइज इट गोज सो ऑन। अब ये कब तक निकालना है, जितना आपको डिजायर्ड एक्यूरेट सोल्यूशन चाहिए उतने आपको निकालने पड़ते हैं। या कभी कभी पूछा जाता है फाइंड आउट द सोल्यूशन अप टू इट इज सीरीज कंटेनिंग द 4 टर्म्स, सीरीज कंटेनिंग द 5 टर्म्स। तो अकॉर्डिंगली फिर आपको वैसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अब आफ्टर गेटिंग ऑल दिस डेरिवेटिव वैल्यूज वी फाइंड आउट ऑल दिस डेरिवेटिव वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0। तो मैं x इक्वल्स टू 0 यहाँ पुटअप करूँगा तो मुझे y डैश ऑफ 0 मिलेगा। मैंने यहाँ पुटअप किया तो y डबल डैश ऑफ 0 निकालूंगा, y ट्रिपल डैश ऑफ 0 निकालूंगा। ओके, लाइकवाइज y फोर्थ ऑफ 0 हम निकाल लेंगे। ओके, ऐसे आपको निकाल लेना है एट 0 ऑल दिस डेरिवेटिव वैल्यू। अब उसके बाद हम अप्लाई करते हैं टेलर सीरीज। सो बाय टेलर सीरीज मेथड हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेलर सीरीज का, वही हम यूज करते हैं। सो फॉर्मूला क्या होता है, इट इज f of x equals to it is f of 0 plus x, it is f dash of 0 plus x square by 2 factorial, f double dash of 0, x cube by 3 factorial, it is f triple dash of 0 plus likewise it goes so on. Okay, तो यहाँ पे आपको अगर देख रहे तो यहाँ पे f के टर्म में दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं लेट दिस अवर y इक्वल्स टू f of x। ओके, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं y को f से, सो यहाँ पे और f को y से। सो दिस विल रिटन एज y इक्वल्स टू इज व्हाट, y ऑफ x ले सकते हैं हम इसको, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको हम लिखेंगे y ऑफ 0 प्लस x y डैश ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल y डबल डैश ऑफ 0 प्लस x क्यूब बाय बताइए 3 फैक्टोरियल, इट इज व्हाट y ट्रिपल डैश ऑफ 0। ओके, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सीरीज सॉल्यूशन। बस आपको अभी क्या करना पड़ेगा, y0 आपको दिया हुआ रहेगा, दिस इज अवर y0। ओके, और उसके बाद फिर आपको y डैश ऑफ 0, y डबल डैश ऑफ 0, y ट्रिपल डैश ऑफ 0 जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। और आपको पता है कि 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 3 फैक्टोरियल इज व्हाट 6, और सामने आएगा 4 फैक्टोरियल दैट इज 24, वो आपको पुटअप कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, तो आपको सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। ओके, दैट विल बी अवर सीरीज सोल्यूशन। आपको जितने टर्म तक पूछा हुआ है उतने टर्म्स तक आपको फिर सोल्यूशन निकालना है। नाउ फर्दर मैं आपको पता है कि इससे हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब न्यूमेरिकल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, जैसे अगर सीरीज सोल्यूशन अगर आपके पास आ गया है और न्यूमेरिकल सोल्यूशन अगर मुझे निकालना है तो आई विल जस्ट रिप्लेस दिस x बाय दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे y ऑफ 0.1 पे अगर आपको बोला y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा x को 0.1 से। वैसे अगर आपको y ऑफ 0.2 बोला तो वी विल रिप्लेस इट इज व्हाट x बाय 0.2। ओके, और वैसे हमको न्यूमेरिकल सोल्यूशन मिलेगा। और देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फर्दर ऑर्डर वाले टर्म्स रहते हैं उसको हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशन में, क्योंकि वो टेंड्स टू 0 होते हैं। जैसे कि देखो मैं y ऑफ 0.1 निकाल रहा हूँ, मैं इस थर्ड डेरिवेटिव तक जनरली निकालूंगा, फोर्थ डेरिवेटिव हमारा 0 हो जाता है, इसलिए हम वो टर्म्स को छोड़ रहे हैं। कैसे, जैसे अगर मैं 0.1 टू द पावर 3 लेता हूँ ये होता है 0.001, और अगर मैं 0.1 टू द पावर 4 लेता हूँ ये होता है 0.0001, दैट इज नियरली इक्वल्स टू 0।
अगर मैं 0.1 टू द पावर 5 लूंगा, अगेन दैट विल टेंड्स टू 0, इसलिए हम सामने के टर्म्स छोड़ देते हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकालते समय, और हम थर्ड ऑर्डर या फिर थर्ड ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करते हैं या फिर फोर्थ ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करके सोल्यूशन निकालते हैं, न्यूमेरिकल सोल्यूशन। ओके, दैट इज एट y at point 1 और point 2 likewise. So this is the method, that is Taylor series method, which is used to find out it is numerical solution for first order and first degree differential equation. Okay, so I suppose this is clear to you. Now next method देखते हैं, that is a Picard's method. Okay, Picard's method is also used to solve it is a differential equation of first order first degree. So यहाँ पे भी हम यही equation solve करने वाले हैं, that is dy by dx equals to f of x comma y and with the initial condition y of x0 equals to y0. इस कंडीशन का हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। इसका एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? इट इज़ वी फाइंड आउट इट इज़ yn बाय द फॉर्मूला y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 to x f of x it is y n minus 1 and dx. इसका मतलब आपको फंक्शन वैल्यू निकालनी है x y n minus 1 के ऊपर, और उसको x से इंटीग्रेट कर देना है विद इन द लिमिट x0 to x, और एडेड टू द y0 वी गेट इट इज व्हाट yn. तो हमको yn नहीं निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है y1 y2 लाइकवाइज. ओके, तो जैसे अगर मैंने n इक्वल टू 1 पुटअप किया तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट y1, तो ये हो जाएगा इट इज व्हाट y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 to x f of x. अब मैंने यहाँ क्या पुटअप करना है? It is n is equal to 1, तो 1 minus 1 is 0, it is what y0 and this is what dx. Is it okay? Now after that this y0 is nothing but the constant quantity जो आपको ऑलरेडी दी हुई है, आप इसको पुटअप कर देंगे तो ये completely function of x बन जाएगा। तो हम इसको easily इंटीग्रेट कर सकते हैं with respect to dx, then just apply the limit x0 to x. Okay, x is our variable, x0 आपको दिया हुआ है, it is constant quantity. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा in terms of x. Okay, and added to the y0 we get then it is what y1. अगर मुझे y2 निकालने के लिए बोला है सपोज, तो मैं n इक्वल टू 2 पुटअप करूंगा फॉर्मूले में, तो y2 आ जाएगा इट इज व्हाट y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 to x इट इज f of x y1 एंड इट इज dx. ओके, मैंने 2 minus 1 किया, इट इज 1, तो y1 देखो y1 जो हमने निकाला हुआ है हमको इन टर्म्स ऑफ x मिल गया सोल्यूशन, उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की जगह पे. ओके, और x हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब फंक्शन वैल्यू आपको निकालना है एट x एंड y1. ओके, और वो कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x रहेगा, उसको आप इंटीग्रेट कर दो x से विद द लिमिट x0 to x एंड एड इट टू द y0 वी गेट इट इज व्हाट y2. सिमिलरली हम y3 निकाल लेंगे। बताइए y3 का फॉर्मूला सिंपल है, y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 to x इट इज f of x y2 एंड dx. अभी आपको देखिए एग्जाम में दिया रहेगा कि आपको y1 y2 निकालना है, या अदरवाइज आपको निकालना है कि कितने टर्म्स आपके सीरीज में रहने चाहिए। यहाँ से भी आपको सीरीज सोल्यूशन मिलने वाला है। ओके, मतलब यहाँ पे टर्म्स ऐड होते जाएंगे, जैसे y1 में जितने टर्म है उससे ज़्यादा टर्म y2 में रहेंगे, फिर y2 से ज़्यादा टर्म y3 में रहेंगे, लाइकवाइज इट इंक्रीजेस. ओके, दैट डिपेंड्स ऑन दी एग्जाम्पल कि वो किस तरह से इंक्रीज करते हैं, एक एक टर्म से इंक्रीज करते हैं फिर दो टर्म से इंक्रीज करते हैं लाइकवाइज. ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी सीरीज सोल्यूशन मिल जाएगा. तो जनरली आई विल एडवाइज यू, अगर आपको नहीं बोला हुआ है कुछ फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको x to the power 4 नहीं तो x to the power 5 तक निकालना है कम से कम सीरीज सोल्यूशन. ओके, और उसके बाद फिर आपको न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकालना है. वो कैसे निकालेंगे? बाय पुटिंग द x इक्वल्स टू इट इज व्हाट 0.1, या फिर बाय पुटिंग द x इक्वल्स टू इट इज व्हाट 0.2. जो भी आपको सीरीज सोल्यूशन मिल गया यहाँ से पिकार्ड्स मेथड से, वहां पे हम 0.1 या फिर 0.2 पुटअप कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी, वैल्यू ऑफ इट इज व्हाट y. आई सपोज दिस इज क्लियर. ओके, और आपको ओके ये दोनों मेथड जो हमारी है दैट इज अ टेलर सीरीज मेथड एंड द पिकार्ड्स मेथड, दोनों से हमको पहले सीरीज सॉल्यूशन मिलते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमको फिर न्यूमेरिकल वैल्यू पुटअप करनी पड़ती है. ओके, और बाकी जो हमारे नेक्स्ट मेथड है दैट इज अ यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, रुंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर एंड एज वेल एज इट इज व्हाट मिलनेस प्रेडिक्टर एंड कैरेक्टर मेथड. वहां से हमको डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मिलता है. ओके, वहां पे हमको सॉल्यूशन सीरीज फॉर्म में नहीं मिलता है. Method is also used to solve a differential equation and find out the numerical solution. So यहाँ पे देखिए यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में हम सॉल्व करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप इट इज dy by dx equals to a function of xy with the initial condition
y of x0 equals to y0. Okay, this will be given in the example. Now further आपको इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, और इसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए सॉल्व करने के लिए पहले कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन देख लेते हैं जो हम यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में भी यूज करने वाले हैं, और वही हम स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करने वाले हैं नेक्स्ट रुंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर एंड एज वेल एज द मिलनेस प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड. तो क्या होता है स्टैंडर्ड नोटेशन देखिए, जो हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे y1, तो y1 मतलब इट इज y ऑफ x1 होता है, और x1 स्टैंड फॉर व्हाट, इट इज x0 प्लस h, ये आपको याद रखना है. वैसे फिर y2 फाइंड आउट करते हैं, y2 मतलब इट इज व्हाट y ऑफ x2 दैट इज y ऑफ x0 प्लस 2h, और वैसे ही हम लिख सकते हैं y3, बताइए क्या होगा, इट इज y ऑफ x3 इक्वल्स टू y ऑफ x0 प्लस 3h. Likewise it goes so on. Okay, इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ. सपोज इट इज yn equals to y of it will be what, xn equals to y of x0 plus nh. So it will be asked to you find out this y1, y2, y3 likewise. तो आपको ये चीज निकालना है, मतलब ये क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर प्रोसीजर दैट इज यूलर्स मेथड एंड यूलर्स मॉडिफाइड मेथड. तो यहाँ पे देखिए हम दो फॉर्मूले यूज करते हैं, एक है यूलर्स मेथड वाला, एक है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड वाला. तो यूलर्स मेथड के फॉर्मूले को हम कहते हैं प्रेडिक्टर फॉर्मूला, और मॉडिफाइड वाले के फॉर्मूले को कहते हैं इट इज व्हाट, करेक्टर फॉर्मूला. सो वी फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज व्हाट y1. सो देखिए हम अगर y1 निकाल रहे हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं, इट इज देखिए इट इज y1 इज y ऑफ x1. ओके, और x1 में आपको पता है इट इज व्हाट y ऑफ x0 प्लस h. तो ये क्वांटिटी हम निकालेंगे बाद पहले यूलर्स मेथड से. तो y1 हमने निकाला, तो y1 विल बी व्हाट y0 प्लस h f ऑफ x0 y0, मतलब फंक्शन वैल्यू हम निकालने वाले हैं यहाँ पे, इट इज एट x0 एंड y0, देन वी मल्टीप्लाई बाय द h added to the y0. Okay, y0 will be given to you. Now what is this h actually? H is nothing but the small increment in x. So that h maybe it is a 0.1, 0.2, maybe a 0.025 likewise. ठीक है, कुछ भी रह सकता है. आपको एग्जांपल में तो ये तो h का वैल्यू दिया रहेगा, इससे हम स्टेप डिफरेंस भी कहते हैं, जो कांस्टेंट रहता है इन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ x. सो h जितना छोटा रहेगा उतना एक्यूरेट आंसर मिलता है हमको, चाहे कोई भी मेथड हो. ओके, तो जितना h हमारा कम रहेगा या फिर छोटा रहेगा, विल गेट द मोर एक्यूरेट आंसर. तो h आपको एक तो दिया रहेगा, या दैट इज वी हैव टू अज्यूम अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल. सो नाउ यहाँ पे आपने h ले लिया, h इंटू दिस फंक्शन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके प्लस y0 दैट गिव्स द y1 वैल्यू. अब ये जो y1 आई है हमारे पास, ये हमने प्रेडिक्ट की है. ठीक है, अब इसको करेक्ट करना है. सो करेक्ट कैसे करते हैं हम, by using the modified formula. So y1 of 1, the first iteration will be given by, it is y0 plus h by 2, then multiplied to f of x0 y0 plus f of x1 and y1. Okay, this value we are having f of x1 y1. Okay, now we just compute this quantity, that is function value at x0 y0, function value at x1 y1, add it, multiply by the h by 2, add it to the y0, we get first iteration to the y1. उसके बाद हम निकालते हैं second iteration to the y1. तो इसमें क्या है, देखो ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज है, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ y1 को बाय y1 ऑफ 1. ओके, मतलब ये क्वांटिटी सिर्फ मैं रिप्लेस कर देता हूँ y1 को y1 ऑफ 1, मतलब जो हमने लेटेस्ट वैल्यू निकाली है. तो पूरा फॉर्मूला सेम, तो आपको बस निकालना है फंक्शन वैल्यू एट x1 एंड y1 ऑफ 1, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है. तो आपको y1 ऑफ 2 मिल जाएगा, मतलब सेकेंड इटरेशन फॉर इट इज व्हाट y1, दैट इज अ बेटर अप्रोक्सीमेशन फॉर द y1 वी से. उसके बाद फिर और बेटर निकालना है, मतलब y1 ऑफ 3 अप्रोक्सीमेशन. तो दैट फॉर्मूला विल बी कंप्लीटली सेम. आई रिप्लेस दिस y1 ऑफ 1 बाय y1 ऑफ 2. ओके, वैसे आपको कंटिन्यू करते जाना है प्रोसीजर. कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक आपकी दो कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज इक्वल नहीं आती है, फिर मैच नहीं होती है, तब तक आपको ये चीज कंटिन्यू करना पड़ेगा. ओके, और उसके बाद फिर हम निकालते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी, दैट इज y2 बाय द यूलर्स मेथड पहले. ठीक है, हमेशा आपको पहले यूलर्स मेथड लगानी है. और y2 मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, y ऑफ x2 एंड दैट इज स्टैंड फॉर व्हाट, x0 प्लस 2h. ये क्वांटिटी हम निकालने वाले हैं. ओके, तो y2 विल बी गिवन बाय y1 प्लस h f ऑफ x1 y1. अब ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. आपको अगर y1 का फॉर्मूला याद है तो आप y2 का फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं. कैसे, जैसे अगर आपको बस क्या करना है, सफिक्सेस जो है उसको इंक्रीज कर देना है 1 से. तो यहाँ पे देखिए y1 था, तो यहाँ पे लिख दिया हमने y2, यहाँ था y0, यहाँ लिख दिया y1, वैसे फिर यहाँ पे x1 एंड y1. तो आपको मिल गया ये y2 का फॉर्मूला. ये y2 फाइंड आउट करने के बाद हम इसको भी और मॉडिफाई करेंगे बाय यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला. हम निकालेंगे फर्स्ट इटरेशन फॉर द y2, दैट इज y2 ऑफ 1. नाउ अगेन यू हैव टू
डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, हम इसको फिर से y1 ऑफ 1 से लिख लेते हैं। जो भी सफिक्सेस हैं उनको इंक्रीज कर देंगे हम 1 से, तो ये हो जाएगा इट इज व्हाट y2 ऑफ 1, देन इट इज y0 है तो ये हो जाएगा y1, यहाँ पे है f ऑफ x0 y0, यहाँ हो जाएगा f ऑफ x1 y1, यहाँ पे x1 y1 तो यहाँ जाएगा x2 एंड y2, ये क्वांटिटी हम निकाल लेंगे। ओके, दैट विल बी आवर y2 ऑफ 1, और उसके बाद फिर ये जो y2 वैल्यू है इसको रिप्लेस करूंगा मैं लेटेस्ट वैल्यू से, दैट इज y2 ऑफ 1 से, तो मुझे y2 ऑफ 2 मिल जाएगा, मतलब सेकेंड इटरेशन फॉर y2। वैसे फिर थर्ड इटरेशन फॉर y2 भी निकालेंगे हम बाय रिप्लेसिंग दिस y2 ऑफ 1 बाय इट इज y2 ऑफ 2, लाइक वी हैव टू गो सो ऑन, जब तक दो कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज आपकी इक्वल नहीं आती है तब तक। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मिल रहा हुआ है इस मेथड से। ओके, वैसे अगर आपको अभी y3 निकालना है तो आप क्या करेंगे, y3 के लिए आप जो फॉर्मूला ऑफ y2 है उसमें इंक्रीज कर दीजिए सफिक्सेस ऑफ x एंड y बाय 1। ओके, सेम अगर मॉडिफाइड में भी आपको करना है y3 निकालना है तो जो भी सफिक्सेस दिख रहे हैं उनको इंक्रीज कर दो 1 से, तो आपको y3 का फॉर्मूला मिलेगा। वैसे फिर हम y4 भी निकाल सकते हैं, y5 भी, जैसा हमको पूछा हुआ है। ओके, बट इन द एग्जामिनेशन जनरली आपको y1 y2 या फिर एट द मोस्ट y3 तक निकालने के लिए बोला जाता है। ओके, नाउ प्रोसीड फर्दर फॉर द नेक्स्ट मेथड, दैट इज अ Runge-Kutta मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। Now let us proceed further and we'll see it is a Runge-Kutta method of fourth order to solve differential equation। तो उसमें भी हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज dy by dx इक्वल्स टू दिस f of xy विद द इनिशियल कंडीशन y of x0 इक्वल्स टू y0। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम फाइंड आउट करेंगे पहले इट इज व्हाट y1 अभी मैं आपको बताया क्या होता है, इट इज y of x1 दैट इज y of x0 प्लस h, ये कैलकुलेट करेंगे हम। तो बाय Runge-Kutta मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर y1 इज गिवन बाय y0 प्लस इट इज k। ओके, व्हाट इज दिस k? k स्टैंड फॉर द कांस्टेंट दैट इज 1/6, इट इज k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। अब हमारे पास जो k1 k2 k3 k4 है ये हमारे स्लोप रहते हैं, हम इनको ऐड करते हैं और एवरेज ले रहे हैं। देखिए 2 टाइम्स लिया हुआ है यहाँ पे, therefore we can say it is the average we are having of slopes, then added to the y0 that gives the y1 value। अब ये k1 k2 k3 k4 चार कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास, इसलिए हम इसको फोर्थ ऑर्डर मेथड कहते हैं। अब वो चार कॉन्स्टेंट्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मेरे पास है, इट इज k1 इक्वल्स टू h इंटू एफ ऑफ x0 y0। h आपको मैं बताया था, h इज अ कॉन्स्टेंट स्टेप डिफरेंस। ओके, उसके बाद k2 दैट विल बी द h f of x0 प्लस h/2, दिस इज y0 प्लस k1/2। ये फंक्शन वैल्यू हम निकालेंगे ये दो पॉइंट पे k2 के लिए, देन k3 विल बी इट इज व्हाट h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस व्हाट इज इट अगेन दैट h/2 y0 प्लस इट इज k2/2। देखिए फॉर्मूला फॉर k2 एंड k3 आर नियर अबाउट सिमिलर, दिस k1 इज रिप्लेस्ड बाय k2। Formula for the k4, it is k4 equals to h into f of x0 plus h, comma it is y0 plus it is we are having k3। So आपको याद रखना है कि आप देखिए जो प्रीवियस वैल्यू है k1 k2 k3 वो नेक्स्ट वैल्यूज में नेक्स्ट कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं, तो आपकी ये वैल्यू परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका फिर नेक्स्ट वैल्यू k2 k3 और k4 वो सेम मतलब दैट विल बी एक्यूरेट। ओके, तो और आप एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जो k1 k2 k3 k4 की वैल्यूज है वो नियर अबाउट सेम रहती है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, ज़्यादा नहीं है। तो दैट इज जस्ट फॉर योर चेकिंग कि आपने बराबर k1 k2 k3 k4 निकाला है कि नहीं। ये चारों कांस्टेंट निकालने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुटअप कर देंगे एंड जस्ट वी इवैल्यूएट दिस वन टू गेट द इट इज व्हाट y1। सिमिलरली अगर मुझे सपोज पूछा है कि फाइंड आउट इट इज व्हाट y2, कभी कभी पूछता है y2 निकालना मतलब हमको क्या निकालना है, y ऑफ x2 एंड दैट इज y ऑफ x0 प्लस इट इज व्हाट 2h। ओके, ये निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला मेरे पास बाय Runge-Kutta मेथड है, y2 इज इक्वल टू इट इज व्हाट y1 प्लस k लेंगे हम यहाँ पे देखिए y2 का y1 का क्या लिया था, y1 इक्वल्स टू y0 प्लस k, यहाँ पे y2 इज व्हाट y1 प्लस k। ओके, अगेन दिस k इज नथिंग बट 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस इट इज k4। ओके, और यहाँ पे देखिए फिर से आपको k1 k2 k3 k4 निकालना है। अब आप ये वाले k1 k2 k3 k4 नहीं यूज करेंगे। ओके, आपको नए निकालने पड़ेंगे। नए कैसे रहेंगे, उसमें आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जो सफिक्सेस है x और y के उसको इंक्रीज करना पड़ेगा 1 से। जैसे अगर k1 का फॉर्मूला यहाँ पे ये है तो k1 का फॉर्मूला यहाँ पे होगा h इंटू एफ ऑफ x1 एंड y1। मतलब मैंने क्या कर दिया,
यहाँ पे सफिक्सेस इंक्रीज कर दिए 1 से। वैसे अगर K2 के फॉर्मूले में फिर हम कैसे लिख सकते हैं, K2 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ इट इज x1 प्लस एच बाई टू एंड देन y1 प्लस इट इज K1 बाई टू, ऐसा हम निकालने वाले हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 1 1 पुटअप कर दिया। वैसे फिर K3 में भी यहाँ पे 1 1 पुटअप कर देंगे, K4 में भी यहाँ 1 1 पुटअप कर देंगे, तो आपको K3 और K4 मिल जाएंगे। चारों कॉन्स्टेंट्स हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इट इज व्हाट y2 का वैल्यू। तो इतना याद रखना कि जो K1 K2 K3 K4 हमने प्रीवियस इसमें निकाले हैं उसको नहीं यूज करना है, नए वाले आपको कॉन्स्टेंट्स निकालना है, 4 कॉन्स्टेंट्स दैट इज K1 K2 K3 एंड K4। वैसे अगर आपको y3 निकालने के लिए बोला है तो सेम चीज करेंगे हम y3 में, y3 हो जाएगा इट इज व्हाट y2 प्लस k, वहां भी आप K1 K2 K3 K4 निकालेंगे, जस्ट सफिक्सेस आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे बाय 1 जो आपके इस फॉर्मूले में थे, दैट इज y2 के फॉर्मूले में। ओके, वैसे फिर आप y3 भी निकाल सकते हैं, लाइकवाइज वी गो सो ऑन, जैसा आपको पूछा हुआ है। Now let us see that is a Milnes predictor and corrector method to solve a differential equation. Again the same differential equation we are solving, dy by dx equals to f of xy with y of x0 equals to it is what y0। इनिशियल कंडीशन आपको दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको 4 प्रायर्स वैल्यूज आपको पहले पता होनी चाहिए। 4 प्रायर्स वैल्यू का मतलब इट इज व्हाट y0 y1 y2 y3 आपको पहले पता होना चाहिए। ओके, और उसके बाद फिर हम y4 निकालते हैं बाय यूजिंग दिस मिलनेस मेथड। तो आप देखिए x0 x1 x2 x3 आपके पास सपोज है, और वैसे फिर आपने y0 y1 y2 y3 निकाल लिया हुआ है। ओके, अगर ये 4 वैल्यूज दी हुई है तो इट्स ओके, अगर नहीं दी हुई है तो वी हैव टू यूज इट इज टेलर सीरीज मेथड और अ पिकार्ड्स मेथड टू फाइंड आउट दिस 4 प्रायर वैल्यूज। ओके, वो निकालने के बाद फिर हम देखें x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हम ये डिनोट कर देंगे, और उसके बाद हम निकालते हैं f1। f1 stand for it is what f of x1 y1 मतलब function value at x1 and y1, f2 stand for function value at x2 y2 and f3 stand for function value at x3 and y3। ये आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास xy डिफाइंड है, तो ये वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम अप्लाई करते हैं अभी प्रेडिक्टर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द y4 क्या है, y of x4 which is equals to y of x0 plus 4h। okay, so by the predictor formula y4 is given as y0 plus 4h by 3 and then in the bracket multiplication में 2f1 minus f2 plus 2f3। okay, this is simple I suppose, h आपको पता है it will be given in the example or maybe 0.1 0.2 according to the example we have to take, and this y0 is already given to you, वो हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जो भी हम यहाँ पे y0 डिफाइन करते हैं वो चीज़। और उसके बाद फिर ये f1 f2 f3 फंक्शन वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की और कंप्यूट करना है। देखिए यहाँ पे माइनस है, ओके, टेक केयर ऑफ दैट बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे माइनस है। नाउ कंप्यूट दिस वन, मल्टीप्लाई विद 4h by 3 एडेड टू y0, वी गेट y4 बाय यूजिंग द प्रेडिक्टर फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे पहले प्रेडिक्ट की वैल्यू, ओके, y4 की, अब उसको हम करेक्ट करेंगे बाय यूजिंग द करेक्टर फॉर्मूला। उसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा f4 of 1, मतलब पहला अप्रोक्सीमेशन f4 के लिए, दैट विल बी गिवन बाय f of x4 एंड y4, दैट इज फंक्शन वैल्यू एट x4 एंड y4 हमने यहाँ पे निकाला, और x4 मतलब आपको पता है इट इज व्हाट x0 plus 4h। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हूँ कि x1 स्टैंड फॉर व्हाट x0 plus h, x2 stand for what x0 plus it is 2h, x3 stand for x0 plus it is 3h, likewise x4 stand for what x0 plus 4h। वो वैल्यू आपकी आ गई, y4 की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट अप कर दी और f4 आपने 1 निकाल लिया। अब नाउ हम अप्लाई करते हैं करेक्टर फॉर्मूला। सो करेक्टर फॉर्मूले में हम लिखते हैं y4 of 1 is equals to y2 plus h by 3 एंड इन ब्रैकेट f2 plus 4f3 प्लस f4 of 1, जो हमने f4 of 1 वहां पे निकाला फर्स्ट इटरेशन फॉर f4, वो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वहां पे प्रेडिक्टर के अंदर 4h by 3 है और यहाँ पे देखो h by 3 है, सो दैट इज द डिफरेंस। ओके, और यहाँ भी हमारे पास टर्म्स अलग है, यहाँ पे y2 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, वहाँ पे y0 से स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे f1 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे f2 से कर रहे हैं, f2 f3 एंड इट इज व्हाट f4। ओके, सो फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट है, आपको याद रखना है फिर दोनों को। अब उसके बाद हम देखिए नेक्स्ट निकालेंगे, इट इज व्हाट f4 of 2, मतलब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फॉर दी f4, दैट विल बी गिवन बाय f of x4 एंड y4 of 1, मतलब ये जो भी हमने y4 of 1 निकाला उसको यूज करके हम फिर फंक्शन वैल्यू एट x4 एंड y4 of 1 निकालेंगे, और उसको फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूले में यूज करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला रहेगा फॉर इट इज y4। हम बेटर अप्रोक्सीमेशन करते जा रहे हैं, ठीक है, y4 के, तो सेकंड बेटर अप्रोक्सीमेशन फॉर द y4 विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला वेयर वी रिप्लेस f4 of 1 by f4 of 2 ओनली।
अब उसके बाद फिर से आपको निकालना है फिर f4 ऑफ 3, दैट विल बी गिवन बाय द फंक्शन वैल्यू एट x4 एंड y4 ऑफ 2 जो अभी हमने निकाला। और उसके बाद फिर आपको थर्ड बेटर अप्रोक्सीमेशन निकालना है, इट इज y4 का, दैट इज y4 ऑफ 3, दैट विल बी गिवन बाय द सेम फॉर्मूला। ठीक है, सो f4 ऑफ 2 को बस रिप्लेस करना पड़ेगा f4 ऑफ 3 से। लाइकवाइज वी हैव टू गो सो ऑन, बट जनरली मैंने देखा हूं कि एग्जांपल में कि ये दो वैल्यूज इक्वल आ जाती है, अदरवाइज ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है एंड वी स्टॉप द प्रोसीजर। ओके, आपको बस कहां तक करना है, जब तक दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज इक्वल की स्टेशनरी नहीं होती है, स्टेशनरी मतलब इक्वल है फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं होती है, तब तक आपको ये चीज करते रहना है। ये हमने जो फॉर्मूला लिखा है ये किसके लिए लिखा है, इट इज y4 के लिए। सो इन द एग्जामिनेशन अगर आपको वाईफाई पूछा हुआ है तो वाईफाई निकालना बहुत आसान है। कैसे निकाल सकते हैं हम, देखिए जो भी हमारे पास सफिक्सेस है, ठीक है, इट इज y के और f के, उसको इंक्रीज कर देंगे 1 से। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे y4 होते हो जाएगा y5, यहाँ पे आ जाएगा इट इज वॉट y1, 0 था तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा इट इज वॉट 4, सफिक्सेस 1 से इंक्रीज कर देंगे, ये हमारा वाईफाई निकल गया। तो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा f5 विल बी इट इज वॉट, देन इट इज x5 एंड इट इज y5। जो वाईफाई हमने यहाँ पे निकाल लिया वो हम यहाँ पे, जो वाईफाई हमने यहाँ पे निकाला हुआ है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा वाईफाई का फॉर्मूला। और वैसे अगर हमको वाईफाई यहाँ पे निकालना है, अगेन इंक्रीज द सफिक्सेस बाय द 1, दिस विल बी 5, 3, व्हाट इज इट 3, 4 एंड दिस इज 5। लाइकवाइज ये फॉर्मूले हमारे हो गए। और वैसे आपको फिर इंक्रीज करते जाना है सफिक्सेस को, जब भी आपको पूछा है। अगर y6 पूछा है तो अकॉर्डिंगली अगेन इंक्रीज द सफिक्सेस बाय 1, बट जनरली आपको जो एग्जांपल में पूछते हैं वो पूछते हैं y4 और y5 तक। तो आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज द मिलनेस प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड, जहां पे पहले हम आंसर को प्रेडिक्ट करते हैं और बाद में उसको करेक्ट करते हैं। सेम हम यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में भी करते हैं, पहले प्रेडिक्ट करते हैं बाय यूलर्स मेथड और उसको बाद में मॉडिफाई करते हैं बाय यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। ठीक है, तो ये है जो हमने देखे अभी तक 5 मेथड, दैट इज टू सॉल्व इट इज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, टेलर सीरीज मेथड, पिकार्ड्स मेथड, then we have seen it is Runge-Kutta method of fourth order, Euler's modified method and this Milnes-Praetor character method। अब हम देखने वाले हैं Runge-Kutta method to solve it is a simultaneous differential equation and as well as to solve it is second order differential equation। Now we will find out the numerical solution of first order first degree simultaneous differential equation and as well as the second order differential equation by Runge-Kutta method, that is also known as the RK method। फोर्थ ऑर्डर मेथड से ही हम सॉल्व करने वाले हैं इसको, उसको हम RK मेथड भी कह सकते हैं फिर Runge-Kutta मेथड भी कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे एट अ टाइम। ये करेगा सपोज dy/dx इक्वल्स टू f of xyz एंड दैट dz by dx इक्वल्स टू g of xyz। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इट इज y एंड z, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम एक ही ले रहे हैं, दैट इज व्हाट x वी आर हैविंग। ओके, और RHS will be a function of it is what xyz, here also the RHS will be a function of three variable, it is what xy and z। अब इन दोनों को हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और हमको निकालना पड़ेगा फिर y और z के वैल्यू। ओके, हम y और z निकाल रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो हम निकालेंगे यहाँ पे इट इज व्हाट y1 और z1। y1 निकाल रहे हैं मतलब हम क्या निकालेंगे y of x1, दैट इज y of x0 plus h, एंड z1 निकाल रहे हैं मतलब z of x1, दैट इज z of x0 plus h। ये क्वांटिटी हम निकालने वाला है एंड दिस कंडीशन विल बी गिवन टू यू, दैट इज इनिशियल कंडीशन y of x0 इक्वल्स टू y0 एंड z of x0 इक्वल्स टू इट इज z0। ओके, मींस वैल्यू ऑफ y at x equals to x0 is what y0, value of z at x equals to x0 is what z0। this is given to you। now we start our method, that is the RK method। so according to the RK method, y1 will be given by y0 plus k। what is this k? it is 1 by 6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus it is k4 we have। okay, and now further we have to just calculate the value of k1 k2 k3 and k4। वैसे फिर हम यहाँ पे z1 लिखते हैं z0 plus l, and that l will be it is what 1 by 6 l1 plus 2 l2 plus 2 l3 plus it is what l4। ये चार कॉन्स्टेंट्स हमको भी यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। ओके, अब ये चार कॉन्स्टेंट्स हम कैसे निकालते हैं, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, ऑलरेडी हमने Runge-Kutta मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर देखा, तो सिमिलर फॉर्मूला है बिल्कुल एज इट इज। ओके, तो देखिए वहां पे हमने फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल देखा था, इट इज ऑफ इट इज x एंड y। यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल से डील कर रहे हैं x y और z। तो अगर मुझे k1 निकालना है तो फॉर्मूला विल बी
h into f of x0, y0 and z0. ओके, h इज अ कांस्टेंट डिफरेंस. उसके बाद हम फंक्शन वैल्यू निकालेंगे x0, y0, z0 पे, जो आपको यहाँ से इनिशियल कंडीशन से मिल जाएगा. ओके, उसके बाद हम निकालेंगे L1, K1 निकालने के बाद L1 इज गिवन बाय h into g of x0, y0, z0, दैट इज फंक्शन वैल्यू एट x0, y0, z0. तो यहाँ पे दो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, एक ये f और एक ये g. दोनों फंक्शन डिफरेंट रहेंगे यहाँ पे. ओके, तो इसलिए हमने f और g से डिनोट किया हुआ है उसको. तो K1 K के लिए हम f यूज करेंगे और L के लिए हम g यूज करेंगे, फंक्शन g. उसके बाद हम निकालते हैं K2 बाय द फॉर्मूला h into f of x0 plus h by 2, y0 plus k1 by 2 and z0 plus l1 by 2. इसको हम इवेल्युएट कर लेंगे. ओके, मल्टीप्लाइड बाय द h वी विल गेट इट इज व्हाट K2. तो ये क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं और ये सिमिलर क्वांटिटी फिर हमको फंक्शन g में फिर से सब्स्टिट्यूट करनी है, उससे आपको L2 मिलेगा. L2 इज व्हाट h into g of x0 plus h by 2, y0 plus k1 by 2 plus z0 plus l1 by 2. ओके, तो आपको क्या करना है कि ये जो क्वांटिटी है K1 L1 ये एक्यूरेट निकालनी है, बिकॉज हम इसको सेकंड K2 और L2 में यूज कर रहे हैं, जहां पे हम x0 को ऐड करते हैं h by 2 से और y0 को ऐड करते हैं K1 by 2 से, z0 को ऐड करते हैं L1 by 2 से. ओके, लाइकवाइज अब उसके बाद हम नेक्स्ट निकालते हैं इट इज व्हाट K3 एंड L3. सो K3 L3 के फॉर्मूले K2 L2 से सिमिलर है, उसमें सिर्फ चेंज क्या रहेगा, हम बस कांस्टेंट K1 L1 को रिप्लेस कर देते हैं. ओके, सो K3 का फॉर्मूला आ जाएगा इट इज h into f of x0 plus h by 2, ये तो सेम ही है. उसके बाद y0 plus k2 by 2 आ गया यहाँ पे K1 था और z0 plus l2 by 2 यहाँ पे था L1. वैसे हम निकालेंगे इट इज L3 विच विल बी h into g of, नाउ फंक्शन g है यहाँ पे L में, g of दैट सेम थिंग वी आर हैविंग, दैट इज x0 plus h by 2, y0 plus k2 by 2 and z0 plus l2 by 2. आ गया आपका K2 and L3. ओके, उसके बाद हम निकालते हैं K4 L4. उसके फॉर्मूले थोड़े डिफरेंट है. K4 का फॉर्मूला है h into फंक्शन वैल्यू एट x0 plus h, y0 plus k3, z0 plus l3. And similarly L4 is what h into function value, that is function g value at x0 plus h, y0 plus k3 and z0 plus l3. अब ये 8 कॉन्स्टेंट्स हमको यहाँ पे निकालना है. Okay, after finding this total 8 constant, that is K1 L1, K2 L2, K3 L3, K4 L4, हम क्या करेंगे, ये K1, K2, K3 और K4 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे. ओके, और इसको कंप्यूट कर लेंगे. वी विल गेट दैट इज वैल्यू ऑफ व्हाट y1. और वैसे फिर हम L2 इट इज L1, L2, L3 और L4 का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको Z1 मिल जाएगा. ओके, इसको कंप्यूट कर लेंगे. सो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इट इज साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब वैसे ही हम देखने वाले सिमिलरली टू सॉल्व इट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द रुंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर. ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब इस फॉर्म में, दैट इज dy by dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x y z एंड dz by dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ अगेन इट इज x y z. ये दो में कन्वर्ट करने के बाद और कंडीशन यूज करने के बाद फिर हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ इट इज व्हाट y देयर. ओके, तो कैसे करते हैं, लेट अस सी. I consider one equation that is a second order differential equation here. उसको हम कन्वर्ट करते हैं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में. तो I consider the second order differential equation that is suppose d square y by dx square plus a1 it is dy by dx, a1 is constant, a2 भी ले लेते हैं, it is constant equals to some function of xy to the RHS part. अब हम क्या करते हैं, ये जो क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी, इसको हम राइट में शिफ्ट कर देते हैं. तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, दिस विल बी इट इज व्हाट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस ए वन डी वन बाई डी एक्स एंड व्हाट इज इट माइनस ए टू वाई. ओके, तो इफ यू सी हियर RHS इज अ फंक्शन ऑफ इट इज व्हाट एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स, मतलब तीन टर्म्स हमको दिख रहे हैं यहाँ पे x और y की, और इट इज व्हाट dy by dx. तो मोर प्रिसाइजली हम इसको लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ बिकॉज इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमें. सो नाउ फर्दर इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई इट इज व्हाट डी एक्स स्क्वायर. नाउ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. ओके, इसको हमने ऐसा लिख दिया विच इज इक्वल्स टू फर्दर. अब ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए फंक्शन g से. फंक्शन g विल बी इट इज व्हाट ऑफ x y एंड dy by dx ले लेते हैं. ओके, बिकॉज मेरे पास तीन टर्म्स आ रहे हैं, इट इज x y और dy by dx के टर्म. अब उसके बाद आई सपोज हियर द लेट dy by dx इक्वल्स टू इट इज z.
ओके, और इसको हम डिनोट करते हैं फंक्शन f से, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, दिस इज से इट इज f। तो मेरे पास फंक्शन f डिफाइन हो गया, इट इज व्हाट dy बाई dx। और सिमिलरली हमारे पास अभी आ जाएगा इट इज, देखिए ये जो है यहाँ पे देखो dy बाई dx मैंने z ले लिया, तो मैं यहाँ पे z पुट अप करूंगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इट इज व्हाट dz बाई dx इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन दैट इज g ऑफ x y, dy बाई dx इज व्हाट, इट इज z। सो देखिए आपको साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गए, dy बाई dx इक्वल्स टू इट इज f ऑफ x y z एंड dz बाई dx इक्वल्स टू g ऑफ x y z। ओके, अब यहाँ पे जो dy बाई dx आपका हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब z ही रहने वाला है। ओके, बस आपका फंक्शन g विल बी गेट चेंज हियर। और साइमल्टेनियसली आपको यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दी जाएंगी, f ऑफ x0 इक्वल्स टू इट इज y0 एंड इट इज y डैश ऑफ x0 इक्वल्स टू इट इज z0, ये दिया रहेगा। अब देखिए y डैश मतलब क्या होता है, इट इज व्हाट dy बाई dx, बट dy बाई dx और इट इज z। सो dy बाई dx z है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इस कंडीशन को, दिस इज z ऑफ x0 इक्वल्स टू इट इज z0। सो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिल गया और दो कंडीशंस भी आपको मिल गई। ओके, गिवन इनिशियल कंडीशन, देखो ये वाला का एक कंडीशन हो गया और एक ये दूसरा कंडीशन, एकदम सेम कंडीशन है जो हमने पिछले एग्जांपल में पिछले टॉपिक में अभी देखा। ओके, और दो डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिल गए आपको, जिसको हम साइमल्टेनियसली भी सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द रुंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर ऑन द सेम मैनर। तो यहाँ पे हम निकालने वाले इट इज व्हाट y1। ओके, y1 मतलब y0 प्लस k एंड दिस क्वांटिटी विल बी एज इट इज। हम यहाँ पे सिर्फ y1 निकालेंगे, z1 निकालने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हम सिर्फ y का वैल्यू ही निकाल रहे हैं, लेकिन आपको जो कांस्टेंट इवैल्यूएट करने पड़ेंगे वो 8 करने पड़ेंगे यहाँ पे, दैट इज k1 l1 k2 l2 k3 l3 k4 एंड l4। ये पूरे कांस्टेंट्स इवैल्यूएट करेंगे तभी फिर हमको ये y1 का वैल्यू मिल सकता है, दैट इज y1 विल बी इट इज व्हाट y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस इट इज व्हाट k4। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वी विल गेट इट इज व्हाट y1 का मतलब इट इज व्हाट आपको बताया इट इज y ऑफ x0 प्लस h। ये क्वांटिटी हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं और इस तरह से हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमारे ये जो a1 a2 है दिस इज कांस्टेंट रहे, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी रह सकते हैं। ओके, बिकॉज हम इसको RHS में कन्वर्ट मतलब ट्रांसफर ही कर रहे हैं, सो दैट मे बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एज वेल, या फिर कांस्टेंट भी रहेंगे तो भी चलेगा। तो आपको ये जो RHS पार्ट है वो एक नया फंक्शन से हम डिनोट कर देते हैं, दैट इज फंक्शन g से, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड dy बाई dx। और dy बाई dx को z लिख के फिर हम प्रोसीड करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को में सेकेंड ऑर्डर को, और उसके बाद देन जस्ट बाय यूजिंग द रुंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई सपोज कि आपको ये जो न्यूमेरिकल मेथड का टूर था वो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर करवाया हूँ और उनका वर्किंग प्रोसीजर अच्छे से दिया हुआ है। स्वीट और सोबर तरीके से मैंने यहाँ पे हर टॉपिक को आपको क्लियर करवाया हूँ। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, अगर आपको कोई डाउट है या फिर कमेंट, अगर कोई और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह फिल्म थी न्यूमेरिकल मेथड्स की एंड आई सपोज आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो फाइनली आई से इट इज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like the video and share the video with your friend, and please do subscribe the channel, okay, if you get something from it. So thank you very much, and here the playlist is given of numerical method. अगर आपको कुछ वीडियोस देखने हैं न्यूमेरिकल मेथड के लिए आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने कुछ और वीडियोस भी दिए हुए हैं यहाँ पे, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके रिलेवेंट है तो। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।